अस्सलाम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ एडवांस इंग्लिश सेकेंड ईयर की पोइट्री फ्रॉम द मैजिक केसमेंट, दैट इज़ ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन थीम क्या है इस पोइट्री की। तो लेट्स स्टार्ट। सेंट्रल आइडिया, सबसे पहले तो मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा है। ठीक है, तो आप लोगों ने करना क्या है, बेसिकली मेरी एक्सप्लेनेशन को गौर से सुनना है। कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। और दूसरा ये कि स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाने हैं कि ताकि ये जो नोट्स हैं ये आपको आगे के लिए काम आ जाए। ठीक है, एंड में मैं आप लोगों को पूरा स्क्रीनशॉट भी दिखा दूँगी सारी पोइट्री का, कि ताकि वो भी आप ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए, मेन आइडिया ऑफ द पोइट्री। दिस पोएम वाज रिटन आउट ऑफ ग्रीफ फॉर द अल्टीमेटली डेथ ऑफ द ग्रेट डियर फ्रेंड। ठीक है, अनटाइमली डेथ हो गई थी एक फ्रेंड की, उसकी वजह से ये पोइट्री लिख ली इस आदमी ने। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड था, उसको बहुत ज़्यादा ग्रीफ हो गया था। दिस इज़ रिटन बाय अल्फ्रेड टेनिसन। ये आपने याद करना है कि ये पोइट्री किसने लिखी। फॉर ऑल द सिंप्लिसिटी ऑफ द लैंग्वेज एंड सिंसियर डेप्थ ऑफ फीलिंग, इट इज़ अ पोएम ऑफ इमेंस आर्टिस्ट्री एंड स्किल। ठीक है, बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा स्किल है इस पोइट्री में। ठीक है, in the handling of the meter. There are two main themes of this poem, loss and impermanence and the difficulty of moving on. अच्छा, मेन थीम कौन कौन सी है कि लॉस है, इंसान का लॉस है, परमानेंट कोई भी चीज़ नहीं है, इम्परमानेंस है, और दूसरा है द डिफिकल्टी ऑफ मूविंग ऑन। According to the poet, the fleeting nature of life is deeply troubling. अब लाइफ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, हमें पता भी नहीं लगता कितनी जल्दी लाइफ ख़त्म हो गई ना। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे ऑथर कह रहा है। ओके, The poem implies that the speaker is mourning someone's death and is forced to face the fact that the person would never return again. वो आदमी कभी अब वापस नहीं आएगा, कभी जिंदा वापस नहीं आएगा, और the writer क्या कर रहा है, उसको mourn कर रहा है। The poet gives example of waves crashing against the shoreline, and this represents the idea of impermanence since these waves no longer exist in their original form once they have broken over the rocks. अब waves जा रही हैं, waves जाके शोर के ऊपर टकराती हैं तो फिर waves टूट जाती हैं ना। उसी तरीके से ये बता रहा है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो कितनी ज़्यादा इम्परमानेंट है, और अब वेव्स एग्जिस्ट ही नहीं करती अपने ओरिजिनल फॉर्म में। जिस तरीके से पहले वेव्स हुआ करती थी, उस तरीके से वेव्स जब रॉक्स के ऊपर कोलाइड कर जाएंगी तो फिर वेव्स उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ठीक है, अब इसने अपने पोएम में क्या बोला है, ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। अगर आप इस तरीके से ये कोर्स लिखोगे ब्लैक पेन से तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, तो आप भी इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, द स्पीकर वॉचेस टू चिल्ड्रन प्लेइंग टुगेदर एंड नोज दैट सम डे देयर यूथ विल बी समथिंग ऑफ देयर पास्ट। ठीक है, अब स्पीकर ने किसको देखा, इसने देखा दो बच्चे खेल रहे हैं, और इसको यही हुआ कि आज तो ये लोग खेल रहे हैं लेकिन कल ये लोग इस टाइम को याद करेंगे कि हम बचपन में खेला करते थे, हमारा बचपन गुजर गया। ठीक है, तो यूथ ऐसी चीज़ है जो आपकी बहुत जल्दी गुजर जाती है। द यंग सेलर विल सम डे बिकम एन ओल्ड मैन एंड बोट्स विल डिसअपेयर फ्रॉम द होराइजन ऑन देयर वे। ठीक है, बोट्स गायब हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि सेलर ओल्ड हो जाएगा। This thought process is made evident by the fact that the speaker goes on considering retreating ships by remembering टच ऑफ अ वैनिश्ड हैंड। ठीक है, अब ये याद कर रहा है लोगों को कि एक हाथ था जो कभी मुझे पकड़ के रखता था, और अब वो हाथ चला गया है, वो हाथ वैनिश हो गया है। क्यों वैनिश हो गया? क्योंकि वो बंदा ही मर गया है। दिस फ्रेज अंडरगोज द स्पीकर्स डिसमे दैट ह्यूमन्स इफेक्टिवली वैनिश थ्रू डेथ। जब इंसानों की डेथ हो जाती है तो ह्यूमन्स, बेशक वो कितना भी इन्फ्लुएंशियल आदमी हो, कितना भी ज़्यादा वो फेमस आदमी हो, लेकिन फिर भी अगर उसकी डेथ हो गई तो वो गायब हो जाएगा और फिर वो कभी भी आपको नज़र नहीं आएगा। इन द सेम वे शिप्स फेड अवे इनटू द डिस्टेंस। इसी तरीके से क्या होता है कि जो शिप्स होती हैं, शिप्स भी फेड अवे हो जाती हैं इनटू द डिस्टेंस, एंड ह्यूमंस ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम लाइफ। ह्यूमन ज़िंदगी से मौत का सफ़र तय करते हैं। अगर शिप का बहुत दूर चली जाती है तो फिर वो हमें नज़र नहीं आती। Loss changes the way speaker sees the world, suddenly making it harder to accept the reality that all things will come to an end. अब स्पीकर को यही ख्याल आता है कि जिस तरीके से मेरा फ्रेंड मर गया उसी तरीके से सारी चीज़ें, इस दुनिया की सारी चीज़ें फ़ानी हैं, एंड हर चीज़ एक किसी ना किसी दिन एंड पे आ जाएगी। Ironically, the only permanence in speaking life is the loss itself. Nothing will reverse the death of his friend. कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जो कि रिवर्स कर सके अपनी फ्रेंड की डेथ को, एंड वो चीज़ बस लॉस में ही रहेगा। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट इज़ डेड विल नेवर कम बैक टू मी। ठीक है, अब ये जो ग्रेस थी उस बंदे की, वो उसके पास कभी भी वापस नहीं आएगी। इस तरीके से आप कोर्स डालिएगा, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं या मैं आप लोगों को फिर से दिखा देती हूँ? ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करें एंड देन स्क्रीनशॉट ले लें।
यहाँ तक लीजिए, फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास द डिफ़िकल्टी ऑफ मूविंग ऑन। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्ट्रिकन बाय ग्रीफ द स्पीकर कैन हार्डली इमेजिन अ वर्ल्ड इन विच दिस माइट बी पॉसिबल टू एम्ब्रेस हैप्पीनेस। दिस जक्सटापोजिशन ओनली हाइटन्स द स्पीकर्स सॉरो एंड मेक्स इट इवन हार्डर टू मूव ऑन। ठीक है, अब ये स्पीकर क्या कह रहा है कि चलो वो फ्रेंड तो मर गया, उस मर खप गया वो, लेकिन अब उसके बग़ैर ज़िंदगी गुजारना, उसके बग़ैर अपनी दुनिया जीना, वो इस राइटर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, टू इलस्ट्रेट द टेंशन बिटवीन द स्पीकर एंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड, अ स्पीकर इज़ वेल अवेयर दैट लाइफ वुड नॉट स्टॉप टू अकोमोडेट अ पर्सनस इंडिविजुअल स्ट्रेस। ठीक है, अगर कोई मर जाए तो उसको लोग याद रखते हैं, 2-3 दिन याद रखते हैं, लेकिन ज़िंदगी रुक नहीं जाती। आखिरकार हर इंसान मूव ऑन करता है और मूव ऑन करना पड़ता है, क्योंकि आप एक ज़िंदा इंसान हो। तो ही इज़ एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट। टू मेक मैटर्स वर्स, द स्पीकर is not only unable to move on but is also conscious that the past is dead and it will never come back। अभी क्या कह रहा है कि जो माजी था, जिसमें इसने टाइम स्पेंड किया अपने फ्रेंड के साथ, वो चीज़ कभी भी वापस नहीं आएगी और वो चीज़ सिर्फ इसकी यादों में ही है, इस बंदे की यादों में ही रहेगी अब। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, रुके। अच्छा, ये वाले जो बेसिकली क्वेश्चन हैं ये मैंने पास्ट पेपर से ही निकाल कर रखे हैं। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम, ये क्वेश्चन अभी हमने कर लिया। सेकंड ये है, हाउ डज टेनिसन, टेनिसन कौन है, ऑथर है इस पोइट्री का, मोर्न द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड फॉर आर्थर हैलम। ठीक है, अब ये कैसे अपने दोस्त की जो मौत है उसको मॉर्न करता है। ठीक है, अब इसका क्या आंसर है मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा, सराउंडिंग्स इन विच टेनिसन मोर्न्स द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। कौन सी ऐसी जगह थी, कौन सी सराउंडिंग थी जहाँ पर टेनिसन मॉर्न करता है अपने फ्रेंड की डेथ को। टू इलस्ट्रेट द टेंशन बिटवीन द स्पीकर एंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ब्रेक 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 प्लेज विद द कंट्रास्ट। फर्स्ट स्टैंजा प्रेजेंट्स विद अ ब्लीक सेटिंग कॉलिंग द स्टोन्स ऑन द शोर लाइन कोल्ड एंड ग्रे, ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। ठीक है, फर्स्ट जो स्टैंजा है वो बहुत ज़्यादा ग्लूमी है, बहुत उसमें आपको फील होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीक है, खाली खाली है, डल है। ठीक है, he pairs this somber image with the speaker's inability to utter the troubling thoughts that continue to arise। ठीक है, अब इसको स्पीकर के अंदर थॉट्स बहुत ज़्यादा थे कि भाई जो इंसान मर जाता है उसके बारे में कोई नहीं सोचता, पास्ट आपका हमेशा भुलाया जाता है, एंड वो सोच रहा था अपने फ्रेंड के बारे में। तो आप यही लिखोगे कि जो फर्स्ट स्टैंजा है उसके अंदर हमें सी के बारे में डिस्क्रिप्शन दी हुई है और उसके साथ साथ जो ये ऑथर है उसके ग्लूमी थॉट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि फर्स्ट स्टैंजा में आखिर हुआ क्या क्या, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। चलें जी, अब सेकंड स्टैंजा पे चलते हैं। The second stanza veers away from this gloomy tone as the speaker watches the children play nearby and sailors singing at the bay। ठीक है, suddenly the cold and grey landscape of the poem transforms into a more light-hearted settings, the one which people could live their lives in a very carefree manner। अब सेकंड जो सेटिंग है सेकंड स्टैंजा के अंदर बहुत खुशी है, जॉय है। क्यों? क्योंकि सेलर गा रहा है सी साइड पे, और जो है यहाँ पर लाइट आ गई है इस लैंडस्केप में, इतना ज़्यादा डल नहीं है और लोग केयर फ्री मैनर में रह रहे हैं। ठीक है, क्यों केयर फ्री मैनर में रह रहे हैं? क्योंकि अब राइटर बता रहा है कि दिस इलस्ट्रेट्स हाउ लिटिल अदर्स आर अफेक्टेड बाय द स्पीकर्स ग्रीफ। अब राइटर अंदर ही अंदर सैड है, परेशान है। क्यों? क्योंकि उसका दोस्त चला गया है, लेकिन लोग किसी के लिए नहीं रुकते। अगर आप एक दिन अगर आपकी मौत भी हो गई तब भी कोई भी आपको याद नहीं रखेगा। दिस इज़ अ फैक्ट फॉर श्योर। लाइक 2-3 दिन लोग आपके लिए नाराज़ होंगे, सॉरी नाराज़ कह रही हूँ, आपके लिए अफसरदा होंगे कि ये इंसान चला गया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हर कोई अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाता है। ठीक है, अब स्पीकर क्या कह रहे हैं, इंडीड व्हाट द स्पीकर सीज इज़ एन इनकवरेबल लॉस बट द आउटसाइड वर्ल्ड वुड नॉट इवन नोटिस। अब उस इंसान का तो इतना बड़ा दुख है उस इंसान को, लेकिन दुनिया ये चीज़ नोटिस नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो उन चीज़ उन पे नहीं आई होती, तभी एवरीवन इज़ लाफिंग सिंगिंग, क्योंकि उनका मैटर ही नहीं है ये चीज़। ठीक है, कि इसके फ्रेंड की डेथ हो गई है, सो नो वन रियली नोटिसेस दिस पर्सन सॉरो एंड ग्रीफ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा,
ठीक है। व्हाट डज टेनिसन मीन, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट इज़ डेड विल नेवर कम बैक टू मी। ठीक है, टेनिसन ने ये एक वर्स बोला है, हमें इसको एक्सप्लेन करना है कि टेनिसन इसमें क्या कह रहे हैं, मीनिंग क्या है। ठीक है, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट्स डेड विल नेवर कम बैक टू मी। दीज वर्सेज रिप्रेजेंट द एंडिंग ऑफ द पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ठीक है, लास्ट स्टैंजा में ये चीज़ लिखी हुई है, और क्यों लिखी हुई है, दिस मीन्स द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। जब उसके फ्रेंड की डेथ हो गई तो ये जो ग्रेस थी ऑफ द डे वो कभी भी उसके पास वापस नहीं आएगी, क्योंकि दैट हैज़ converted into the past and this cannot be repeated. In these concluding verses he calls out to the waves and the sea as they smash against the cliffs. ठीक है, अब सी है यहाँ पर और क्लिफ है। क्लिफ बेसिकली एक रॉक टाइप होता है। ठीक है, तो वहाँ पर सी जब टकराता है तो सी टूट जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से बता रहा है कि उसकी हैप्पीनेस और जॉय वो भी चीज़ टूट चुकी है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ उसको कभी भी वापस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसका फ्रेंड मर गया है। ही इज़ सो सैड एट दिस लॉस्ट एंड इवन मोर सैड व्हेन ही सीज द होल वर्ल्ड हैप्पी एंड मूविंग लाइक बिफोर। ठीक है, अब वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है जब वो देखता है कि सारी दुनिया वैसे ही चल रही है जैसे पहले चल रही थी, और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा दोस्त मर गया है और मैं इतना सैड हूँ। ठीक है, आफ्टर अ हैप्पी पर्सन वी लव इज़ डेड वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स टू इंड्योर। ये मैंने कोट निकाल के डाली है इंटरनेट से, आप लोग भी डाल दीजिएगा। इज़ द वे वर्ल्ड गोज़ ऑन एज इफ़ नथिंग हैज़ हैपन। ठीक है, अब सबसे मुश्किल चीज़, सबसे दुखी चीज़ ये ही होती है इंड्योर करना, कि दुनिया को फ़र्क ही नहीं पड़ता, दुनिया वैसे ही चल रही होती है, चाहे आप ज़िंदा रहो चाहे आप ज़िंदा ना रहो। ठीक है, ही गिव्स ए हिंट टू द इम्परमानेंट नेचर ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की नेचर इम्परमानेंट है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। एंड द वे टाइम चेंजेस एंड नेवर रिटर्न्स बैक टू अस अगेन। ठीक है, टाइम वक्त बदलता जाता है और वक्त कभी भी सेम नहीं होता, और वही चीज़ हमारे पास कभी भी वापस नहीं आती। ठीक है, अब आप लोग इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर बस हम वीडियो को एंड करते हैं एंड देन हम लोग नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया है पोइट्री ब्रेक ब्रेक ब्रेक। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट लाइन्स बाय एमिली ब्रॉन्ट। तो आप नेक्स्ट वीडियो भी देख लीजिएगा। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने सारी पोइट्रीज तकरीबन एक्सप्लेन की हुई हैं एडवांस इंग्लिश की, तो वो भी आप जाके चेक कर लें। एंड टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।